फ्रेंड्स, माय नेम इज अमृता। स्वागत है आपका वेदास्त्रा पर। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? लास्ट लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ी कि अर्थ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी है। वो 1.7 to 1.8 मिलियन है। इतने सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़ पाना मुश्किल था, इसलिए हमने इसे ग्रुप में बांट कर पढ़ा, जिसे हमने क्लासिफिकेशन कहा। हमने क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हमने टैक्सोनॉमी को पढ़ा। टैक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस थी जो ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांटने में हेल्प कर रही थी। हमने मॉडर्न टैक्सोनॉमी को पढ़ा। उसके बाद हमने सिस्टमैटिक्स पढ़ी। सिस्टमैटिक्स के आने के बाद जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस था वो और भी ज़्यादा एप्रोप्रिएट हो गया था। जो सिस्टमैटिक्स है, बाद में चलकर इसकी अप्रोच इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इसने टैक्सोनॉमी को भी अपने अंदर इंक्लूड कर लिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अब देखते हैं हम स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्या होती है? स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। अगर मुझे किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में बांटना है तो मुझे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसके लिए मैं स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी पढ़ती हूँ। तो सबसे पहले अगर मुझे किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में बांटना है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, तो सबसे पहले मैं कैरेक्टराइजेशन करूंगी। कैरेक्टराइजेशन। अगर सपोज ये कोई ऑर्गेनिज्म है और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं इसको बिल्कुल नहीं जानती, अगर मुझे इसे क्लासिफाई करना है तो मैं कैसे करूंगी? मुझे इसके अंदर जो जो कैरेक्टर्स दिखेंगे मैं उन सबको नोट डाउन कर लूंगी कि इसकी दो आंखें हैं, एक पूंछ है, जितने भी कैरेक्टर मुझे नजर आएंगे मैं उन सब का एक अकाउंट बना लूंगी। तो आप लिख सकते हैं, आई विल मेक एन अकाउंट ऑफ कैरेक्टर्स। जितने भी कैरेक्टर मुझे नजर आएंगे उन सब का एक अकाउंट बना लूंगी। उसके बाद कैरेक्टर को देखकर मैं उनकी पहचान करूंगी, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसकी दो आंखें हैं, एक पूंछ है, चार लेग्स है, तो ये तो थोड़ा थोड़ा बंदर जैसा दिखाई दे रहा है, तो हमने इसे पहचान लिया और पहचान के बेसिस पर हम इसे अब एक ग्रुप में बांट देंगे, इसको क्लासिफाई कर देंगे। क्लासिफिकेशन। जिस ग्रुप से सबसे ज्यादा ये मैच होगा उस ग्रुप पे हम इसे रख देंगे, असाइंड अ ग्रुप। असाइंड अ ग्रुप। हमने कैरेक्टराइजेशन भी कर लिया, उसके बाद उसकी पहचान भी कर ली, उसे एक ग्रुप पे भी रख दिया। अब हम अल्टीमेटली उसका एक नाम रख देंगे, उसका नोमेनक्लेचर कर देंगे। नोमेनक्लेचर, उसका एक साइंटिफिक नेम रख देंगे, साइंटिफिक नेम। तो ये हो गए हमारे स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर मुझे ग्रुप में बांटना है तो सबसे पहले मैं उसके कैरेक्टर को नोट डाउन कर लूंगी, उसके बाद उसकी पहचान करूंगी, पहचान के बेसिस पर मैं उसे क्लासिफाई कर दूंगी, उसे एक ग्रुप में रख दूंगी, उसके बाद अल्टीमेटली मैं उसका एक साइंटिफिक नाम रख दूंगी। तो ये हो गया हमारा स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। उसके बाद हम देखते हैं कि नोमेनक्लेचर क्या होती है। नोमेनक्लेचर को हम थोड़ा देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण,
और नाम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है वर्नैकुलर नेम, वर्नैकुलर नेम जिसे आप लोकल नेम भी कह सकते हैं या फिर रीजनल नेम भी कह सकते हैं। रीजनल नेम, वर्नैकुलर नेम का मतलब क्या होता है? ऐसे नाम जो बदले नहीं, एक जो बदलते रहते हैं। जैसे आम को हम हिंदी में आम कहते हैं, कन्नड़ में कुछ और कहते होंगे, मलयालम में कुछ और कहते होंगे। तो ऐसे नाम जो भाषा टू भाषा, रीजन टू रीजन बदलता है, उसे हम वर्नैकुलर नेम कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम जो होता है ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल, ये बदलता नहीं है, ये पूरी दुनिया में एक सा रहता है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक नेमिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक नेमिंग, साइंटिफिक नेमिंग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कौन लेकर आए थे? तो वो लेकर आए थे हमारे कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस लेकर आए थे। और ये जो साइंटिफिक नेमिंग का जो कॉन्सेप्ट था, इसे हम कहाँ पढ़ते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। तो वर्नैकुलर नेम वो होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम वो होते हैं जो चेंज नहीं होते, जो एक से रहते हैं पूरी दुनिया में। तो ये हो गया हमारा नोमेनक्लेचर। अब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिफाइन कर लेते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से पहले हम कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर, कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है कि किसी साइंटिस्ट ने किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रख दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि हम उसे मान लेंगे, ऐसा नहीं होता। पहले ये देखा जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उस पर जो वो नाम है वो सूट कर भी रहा है या नहीं, या फिर जो नाम है वो किसी और ऑर्गेनिज्म का नाम तो नहीं है। तो इसे हम कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर कहते हैं। और एनसीईआरटी में दो कोड्स दिए गए हैं, ICBN और ICZN। ICBN इंटरनेशनल कोड्स फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड्स फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर इसकी फुल फॉर्म होती है। और प्लांट्स के जितने भी साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं उन सारे नामों को कौन देखता है? ICBN जो कोड है ये देखता है। उसके बाद आता है ICZN, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड्स फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर,
एनिमल्स के जितने भी साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं उन सबको कौन देखता है? ICZN जो कोड है वो देखता है। तो ये हो गया हमारा कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर। अब हम बाइनोमियल को देख लेते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसी भी नाम के दो पार्ट होते हैं। ए नेम कंटेन टू पार्ट्स। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हम मैंगो के एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। ये जो होता है ये फर्स्ट पार्ट होता है नाम का। फर्स्ट पार्ट ऑफ नेम और ये सेकंड पार्ट ऑफ नेम। पार्ट ऑफ नेम और ये जो होता है ये साइंटिस्ट नेम होता है। साइंटिस्ट नेम या फिर ऑथर्स नेम भी आप कह सकते हैं। ऑथर्स नेम ये जो होता है ये पूरा नहीं लिखा जाता, ये एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं। यानी से ये जिस साइंटिस्ट ने जो साइंटिफिक नेम देते हैं उनका ये नाम होता है। उसके बाद ये जो मैंजीफेरा है इसे हम जेनरिक स्पीसीज कहते हैं और ये जो है ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है। ये इंडिका जो है ये सेकंड पार्ट होता है नाम का और ये स्पेसिफिक एपिथेट होता है। स्पेसिफिक एपिथेट ये स्पीसीज नेम को रिप्रेजेंट करता है। नाम का जो पहला पार्ट होता है उसका जो पहला वर्ड होता है ये कैपिटल होता है। फर्स्ट लेटर कैपिटल और जो सेकंड पार्ट होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है। फर्स्ट लेटर स्मॉल। तो ये हो गई मैंजीफेरा इंडिका के बारे में कुछ बातें। अब हम देखेंगे कि कौन सी भाषा में लिखा जाता है और किस फैशन में हम इसे लिखते हैं। ये जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं। क्यों? साइंटिफिक नेम आर इन
लैटिन लैंग्वेज। इसे हम लैटिन लैंग्वेज में क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो लैटिन लैंग्वेज होता है वो एक डेड लैंग्वेज होता है। ये बदलता नहीं है। जैसे हमारी अंग्रेजी भाषा है, हमारी इंग्लिश भाषा है, वो बदलती रहती है, वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, उसकी डिक्शनरी चेंज हो रही है। लेकिन जो लैटिन लैंग्वेज हो वो चेंज नहीं होती है, वो एक मरी हुई भाषा है। फिर आप ये कहेंगे कि हम इसे कौन सी फैशन में लिखते हैं? जब आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो वहां पर ऑप्शंस आते हैं कि आपको कौन सी फैशन में लिखना है। तो वहां पर ऑप्शंस आते हैं कि आपको अरेबियन में लिखना है, रोमन में लिखता है, फिर इटैलिक्स में लिखता है। तो हम जो लैटिन साइंटिफिक नेम लिखते हैं वो इटैलिक्स में लिखते हैं, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में, रिटन इन इटैलिक्स। और हम इसे इटैलिक्स में क्यों लिखते हैं? टू रिप्रेजेंट लैटिन ओरिजिन। ये लैटिन ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि ये लैटिन भाषा में लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं लैपटॉप या कंप्यूटर में लिख रही हूँ तो मैं उसे इटैलिक्स में लिख दूंगी। लेकिन अगर मैं हाथ से लिख रही हूँ, अभी मैंने हाथ से लिखा है, ये मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है, तो हम कैसे कहेंगे कि ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा है? तो अगर मुझे हाथ से लिखना है, व्हेन हैंड रिटन they are separately underlined। अगर मैं साइंटिफिक नेम को हाथ से लिखूंगी तो उन्हें अलग अलग अंडरलाइन करूंगी। मैंने मैंजीफेरा को अलग से अंडरलाइन किया है, इंडिका को यहाँ अलग से अंडरलाइन किया है। तो ये हो गई सारी की सारी बातें। लेकिन जो ऑथर्स का नाम होता है या फिर साइंटिस्ट का नाम होता है उसे हम लैटिन भाषा में नहीं लिखते, या फिर इटैलिक्स में नहीं लिखते, या फिर हम उसे अंडरलाइन भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये नाम का पार्ट ही नहीं होता। नाम के सिर्फ दो ही हिस्से होते हैं। अगर आप ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। नॉट लैटिनाइज्ड, हम इसे लैटिन में नहीं लिखते। क्यों लैटिन में नहीं लिखते? मेरा जो नाम है वही नाम रहेगा। जैसे मेरा नाम अमृता है तो उसे अमृता ही लिखेंगे, हम उसे लैटिन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। नॉट लैटिनाइज्ड। नॉट लैटिनाइज्ड। और ना ही हम उसे इटैलिक्स में लिखेंगे, नॉट इटैलिक्स। और ना हम उसे अंडरलाइन करेंगे, नॉट अंडरलाइन। तो ये हो गई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होती है। अब हम देखते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। चलो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होता है? हायरार्की का मतलब होता है ऑर्डर। जैसे आप कभी किसी ऑफिस पे चले जाए तो वहां आप एक पूरा का पूरा ऑर्डर देखते हैं कि इसके ऊपर इसका बॉस काम करेगा, इसके ऊपर इसका बॉस काम करेगा। तो
इसी तरह जब हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांटते हैं तो ऐसे ही नहीं बांट देते कि चलो यूं ही क्लासिफाई कर देते, नहीं। क्लासिफिकेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। धीरे धीरे पहले हम ऑर्गेनिज्म को छोटे ग्रुप में रखते हैं, फिर देखते हैं क्या ये किसी और बड़े ग्रुप से भी मैच कर रहा है, तो फिर हम उसे और बड़े ग्रुप में रखते हैं, और बड़े ग्रुप में रखते हैं। तो इस तरह जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसमें हर एक स्टेप को हम टैक्सोन कहते हैं, रैंक कहते हैं या कैटेगरी कहते हैं। तो आप लिखेंगे क्लासिफिकेशन is a stepwise process in which, जिसमें हर एक स्टेप को हम क्या कहते हैं, टैक्सोन कहते हैं, रैंक कहते हैं या कैटेगरी कहते हैं। इन विच ईच स्टेप इज कॉल्ड एज टैक्सोन, रैंक या कैटेगरी। तो क्लासिफिकेशन एक स्टेप वाइज प्रोसेस होती है, जिसमें हर एक स्टेप को हम क्या कह रहे हैं, हर एक स्टेप को हम टैक्सोन कह रहे हैं, रैंक कह रहे हैं या कैटेगरी कह रहे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्लासिफिकेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एक के बाद एक। तो ये जो हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं इसे हम क्या कह रहे हैं, टैक्सोन कह रहे हैं। जैसे मैंने सबसे पहले एक सबसे छोटा ग्रुप बनाया जिसे हम क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। उसके बाद मैंने उससे थोड़ा और बड़ा ग्रुप बनाया जिसे हम जीनस कहते हैं। तो ऐसे ही ग्रुप बड़े होते चले जाते हैं और हम सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। एंड द होल ऑर्डर, ये जो पूरा का पूरा ऑर्डर आप देख रहे हैं इसे हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं। तो अब आप पॉइंट डालकर एक बात लिखिए, नोट डालकर एक बात लिखिए कि टैक्सोन is a unit of classification. टैक्सोन जो है वो यूनिट है क्लासिफिकेशन की। जैसे जैसे हम स्टेप चढ़ रहे हैं हर एक स्टेप को हम क्या कह रहे हैं, टैक्सोन कह रहे हैं। तो ये यूनिट हो गई ना क्लासिफिकेशन की। तो टैक्सोन इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ध्यान से समझिए, जो प्लूरल टर्म होती है उसे हम टैक्सा कहते हैं, और जो सिंगुलर टर्म होती है उसे हम टैक्सोन कहते हैं। जैसे जैसे आप स्टेप चढ़ रहे हैं, पहला स्टेप चढ़ा फिर दूसरा स्टेप चढ़ा, तो ये जितने भी आप स्टेप चढ़ रहे हैं हर एक स्टेप को आप क्या कह रहे हैं, हर एक स्टेप को आप टैक्सोन कह रहे हैं। तो ये जितने सारे स्टेप्स हैं ये सारे स्टेप बहुत सारे टैक्सोन हैं। तो बहुत सारे टैक्सोन को हम क्या कह देते हैं, बहुत सारे टैक्सोन को हम टैक्सा कह देते हैं। एक सिंगल स्टेप को हम टैक्सोन कहते हैं और बहुत सारे स्टेप्स को हम टैक्सा कह देते हैं। तो टैक्सा इज अ प्लूरल टर्म एंड टैक्सोन इज अ सिंगुलर टर्म। तो इसके आगे हम देखते हैं कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को हम ड्रा कर लेते हैं। मैंने कहा कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की एक स्टेप है। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, एक बार हम फिर से वो हेडिंग डाल लेते हैं। इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसे याद करने का एक ट्रिक होता है, कीप पोर्ट क्लीन।
कीप पोट क्लीन, या तो अपने पोट को साफ रखो और फैमिली गेट सिक। ये इसे याद करने का एक ट्रिक होता है कि इससे हमें याद रहते हैं। कीप पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो ये जो मैंने आपको पूरा का पूरा बनाकर दिखाया, ये क्या है? ये ऑर्डर है। इसे हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो ये जो है, ये स्पीसीज, ये सबसे छोटा ग्रुप है, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। तो जैसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहले उसे सबसे छोटे ग्रुप में रखते हैं। सबसे पहले हम उसे स्पीसीज में रखते हैं, फिर जीनस में, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फिर फाइलम, और सबसे ऊपर किंगडम में रखते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्लासिफाई हो जाता है। तो ये जो है, ये सबसे पहला है स्पीसीज। स्पीसीज जो है वो सबसे छोटा स्टेप है, ये एक सबसे छोटा स्टेप है। इसे हम, ये टैक्सोन है या रैंक कह सकते हैं आप। ये एक टैक्सोन है, रैंक है या कैटेगरी है या स्टेप कह सकते हैं। जीनस भी एक टैक्सोन है, रैंक है, कैटेगरी है या स्टेप है। फैमिली भी, ऑर्डर भी, क्लास भी, ये सारे के सारे एक रैंक है, टैक्सोन है, क्लास, टैक्सोन है, कैटेगरी है, स्टेप है। तो ये जो आपको पूरा का पूरा ऑर्डर दिख रहा है, इस पूरे के पूरे ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? इस पूरे के पूरे ऑर्डर को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है चेन, पूरी की पूरी एक चेन कि स्पीसीज, स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, फिर किंगडम। इसमें, इस पूरे के पूरे ऑर्डर में जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है वो होता है किंगडम। इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप। और जो स्पीसीज होती है वो सबसे छोटी ग्रुप होती है। इट इज स्मॉलेस्ट ग्रुप। ये जो होती है, ये स्मॉलेस्ट ग्रुप होती है। ये जो पूरा का पूरा ऑर्डर है, इसमें कितनी कैटेगरीज हैं? अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। ऑब्लिगेट कैटेगरीज का मतलब क्या होता है? जरूरी, बहुत जरूरी, कि इनके बिना तो क्लासिफिकेशन हो ही नहीं सकती। लेकिन इनके बीच बीच में और भी छोटे छोटे ग्रुप होते हैं जिन्हें हम इंटरमीडिएट कैटेगरीज कहते हैं। जैसे ऑर्डर और फैमिली के बीच में ट्राइब्स होते हैं, फैमिली और जीनस के बीच में सब फैमिलीज होती हैं, स्पीसीज के नीचे सब स्पीसीज और वैरायटीज होती है। लेकिन हमें उनके बारे में नहीं पढ़ना, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें सिलेबस से डिलीट कर दी गई है। तो अब हम देखते हैं कि जो इस पूरे के पूरे ऑर्डर में ऑब्लिगेट कैटेगरीज कितनी है? 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। और बहुत सारी इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी हैं। देयर आर मैनी इंटरमीडिएट categories also। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के अलावा इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी प्रेजेंट होती हैं।
तो मैंने कहा कि अगर मुझे किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना है तो उसे सबसे पहले सबसे छोटे ग्रुप में रखेंगे, फिर उससे बड़े और अल्टीमेटली हम उसे सबसे बड़े ग्रुप में रखेंगे और ऑर्गेनिज्म जो है वो क्लासीफाई हो जाएगा। तो चलिए रखना स्टार्ट करते हैं। सपोज मेरे सामने टाइगर है, मेरे सामने क्या है, टाइगर है। मैंने टाइगर का एक ग्रुप बनाया, जिससे मैंने सबसे छोटा ग्रुप बनाया, जिससे मैंने स्पीसीज कहा। फिर मुझे लगा कि ये जो टाइगर है ये तो औरों के साथ भी मेल खा रहा है, ये तो थोड़ा थोड़ा लॉयन जैसा भी लग रहा है, लेपर्ड जैसा भी लग रहा है। तो मैंने इनके साथ, टाइगर के साथ लॉयन और लेपर्ड को भी रख दिया और ग्रुप को थोड़ा सा और बड़ा बना दिया, जिसे मैंने जीनस कहा। फिर मैंने देखा कि अगर मैं टाइगर को थोड़ा छोटा कर दूं तो ये तो थोड़ा थोड़ा बिल्ली जैसा भी लग रहा है, तो मैंने कैट को भी इसके साथ रख दिया और जो ग्रुप है उसको थोड़ा सा और बड़ा बना दिया, जिसे मैंने फैमिली कहा। उसके बाद मुझे लगा कि ये तो कुत्ते जैसे भी लग रहे हैं, मतलब जैसे कुत्ते के कैनाइन्स होते हैं वो भी रात में देख सकते हैं, ये भी रात में देख सकते हैं। तो मैंने कुत्ते को भी इनके साथ रख दिया और बड़ी फैमिली बना ली, जिसे मैंने ऑर्डर कहा। तो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जा रहे हैं और हम जैसे जैसे हम ग्रुप बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे अलग अलग तरह के नए तरह के ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो सोचिए, अगर मैं ग्रुप को और बड़ा बनाते जाऊं तो किंगडम तक जाते जाते धरती के जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एक ही किंगडम में आ जाएंगे, जिसे हम कहते हैं एनिमल किंगडम। तो वो सारे के सारे एक ही किंगडम में आ जाएंगे, दैट इज एनिमल किंगडम। तो ये हो गई हमारी क्लासिफिकेशन। तो अब आगे हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन के आगे कुछ हम बातें कर लेते हैं। अगर आप बताइए, as we move from अगर मैं मूव करूं टॉप बॉटम टू टॉप, अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ मूव करूं तो सिमिलर कैरेक्टर्स जो हैं उनके साथ क्या होगा, या फिर आप कॉमन कैरेक्टर भी कह सकते हैं। सिमिलर कैरेक्टर्स या फिर कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो एक जैसे ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ेंगे या घटेंगे। तो जो एक जैसे ऑर्गेनिज्म है वो घटेंगे, डिक्रीजेस। सबसे पहले मैंने सबसे छोटा ग्रुप बनाया, जिसे मैंने स्पीसीज कहा। स्पीसीज में केवल टाइगर थे, लेकिन बाद में मैंने और थोड़ा बड़ा ग्रुप बनाया जिसमें लॉयन और लेपर्ड भी आ गए। उससे और बड़ा ग्रुप बनाया जिसमें कैट भी आ गई। उसके और बड़ा ग्रुप बनाया जिसमें डॉग भी आ गए। तो जैसे जैसे ग्रुप बढ़ रहा है तो इसमें सिमिलर कैरेक्टर्स जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, वो घटते जा रहे हैं। तो अब आगे हम देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स के साथ क्या होगा। जनरल कैरेक्टर, जनरल का मतलब होता है आम, जो हर किसी में देखने को मिल जाता है लगभग। जैसे मैं ह्यूमन ब्रेन की बात करूं तो वो सारे के सारे मनुष्य में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक एक आइंस्टाइन की बात करूं, उनका आईक्यू लेवल तो इतना था। तो जनरल कैरेक्टर्स जो सब में देखने को मिलती है, तो उनमें क्या होगा, वो डिक्रीज होंगे या इंक्रीज होंगे।
वो बढ़ेंगे या घटेंगे? तो जनरल कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखेंगे हम स्पेसिफिक कैरेक्टर। स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के साथ क्या होगा? स्पेसिफिक का मतलब जो हर किसी में देखने को ना मिले। जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में बताओ जिसके ऊपर ब्लैक कलर की धारियां होती है, जो येलो कलर का होता है और कैट फैमिली का होता है, तो मैं स्पेसिफिकली होकर किसकी बात कर रही हूँ? मैं स्पेसिफिकली होकर टाइगर की बात कर रही हूँ। लेकिन जब ग्रुप छोटा होता है तो हम स्पेसिफिक होकर बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता चला जाता है हम इतने स्पेसिफिक नहीं रहते, हम जनरल हो जाते हैं। तो जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो घट जाएंगे, डिक्रीज। उसके बाद आप बताइए कि जैसे जैसे हम छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप की तरफ जा रहे हैं तो क्लासिफिकेशन करना मुश्किल होगा या आसान होगा? जैसे जैसे हम बॉटम टू टॉप जा रहे हैं तो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो मुश्किल होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब स्पीसीज थी, जब ग्रुप छोटा था तो उसमें केवल टाइगर थे, लेकिन जैसे मैंने ग्रुप बड़ा किया तो उसमें लॉयन और लेपर्ड भी आ गए। तो जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता चला जाएगा जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। मैं टाइगर के साथ अगर मुझे कुत्ते को रखना तो मैं बहुत सोच समझ के रखूंगी कि इनके कैरेक्टर आपस में मिलते भी हैं या नहीं। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लासिफिकेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जो सिमिलर कैरेक्टर है या कॉमन कैरेक्टर है वो घट रहे हैं और जनरल कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। स्पेसिफिक कैरेक्टर घट रहे हैं और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। तो ये हो गई टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात। तो इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।